आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम यानी बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द टार्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3J कैप एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2K कैप m है। तो हमें टार्क निकालना है, फोर्स दे दिया है और पोजीशन वेक्टर दे दिया है। तो सीधा यहाँ पर फार्मूला लगा देना है। अगर हमको फार्मूला याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो वेक्टर एफ इक्वल टू 3J कैप वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर आर इक्वल टू 2K कैप। टार्क होता है टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ध्यान दीजिए, दो चीजों में गड़बड़ी होती है। तो टार्क का फार्मूला होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ और लिनियर वेलोसिटी v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। तो लिनियर वेलोसिटी v में r बाद में रहता है और टार्क टाउ में r पहले रहता है। ये दो फार्मूलों में ध्यान दीजिए, ये गलती हो जाती है। एग्जाम में जब बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि किसमें आर पहले रहता है किसमें बाद में। तो टार्क को जब लिखेंगे तो आर आता है, तो इसमें आर पहले रहेगा। वेलोसिटी को जब लिखते हैं तो उसमें आर नहीं आता है, तो आर बाद में रहेगा। तो इस प्रकार से फार्मूला लगा दिया, टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो ये हो गया हमारा 2K कैप इंटू 3J कैप इक्वल टू, अब देखिए 3 और 2 का गुणा 6 हो जाएगा। समझिएगा कैसे लिखा गया है। हमने आपको लिखने के बारे में बताया था कि इसको इस प्रकार से लिखिएगा कि मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, फिर एक वेक्टर ये है। तो हमको शुरू करना है, तो शुरू करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर I लिखा, आई कैप, यहाँ पर J कैप लिखा, यहाँ पर K कैप लिखा। तो ऐसे चलना है, ऐसे। तो जो मिलते चले जाएंगे उनको पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर ऐसे मिल रहे हैं उल्टा चलने पे तो निगेटिव लिखेंगे। तो देखिए I के बाद J, J के बाद K, यहाँ पर देखिए K के बाद J आ रहा है, K के बाद J। हमको ऐसे चलना पड़ रहा है, इसलिए निगेटिव साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर निगेटिव लिख दिया और 3 और 2 का गुणा किया तो 6 आ गया। और जिसका गुणा करेंगे उसको नहीं यहाँ लिखेंगे। तो K और J का गुणा है तो K और J को नहीं लिखेंगे, बचा क्या I, तो I को लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो 16 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। -6 I न्यूटन मीटर टार्क का यूनिट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ द फोर्स, यानी बल का जो मोमेंट है, संवेग है, वेक्टर F बराबर 4I कैप प्लस 5J कैप माइनस 6K कैप at 2, 0, -3 about the point 2, -2, -2 is given by। तो देखिए हमको फोर्स दे दिया है और दो पोजीशन दे दी है मोमेंट की। एक पोजीशन है 2, 0, -3 XYZ एक्सिस में, और दूसरा पॉइंट है 2, -2, -2 XYZ एक्सिस में। तो हमको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है। ध्यान दीजिए, हमको वेक्टर F दे दिया है और दो पोजीशन दे दिया है R1 और R2 XYZ एक्सिस में, और मोमेंट ऑफ द फोर्स हमको निकालना है। तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ द फोर्स यानी बल का
मोमेंट का मतलब टार्क होता है, टार्क यानी बल का घुमाव। तो टार्क हो गया, तो टार्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। ये हमने पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर दो पोजीशन दे दी है, तो एक को हमने वेक्टर आर जीरो मान लिया और दूसरे को वेक्टर आर मान लिया। तो वेक्टर आर जीरो जो पहले दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप हो गया, और दूसरा वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप मान लिया। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, फिर से देखिए और समझिए। तो इसमें हमने देखिए दो ये लिए हैं, तो दो में से एक को वेक्टर आर जीरो माना है और एक को वेक्टर आर मानना है। दो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये वेक्टर एफ हमको दिया गया है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिसमें आर जीरो लिखा हुआ है उसको, मतलब जे में जो जीरो लिखा है आई जे के में लिखना है, जो तीन दिए हैं। हमने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड प्लेन में। तो ये बाद वाले को आर जीरो लिखा है, आर जीरो इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर आर को लिखा है 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप। तो अब ये पहली और दूसरी स्थिति में पोजीशन है हमारे वेक्टर की, जो भी रहेगी, और ये हमको फोर्स दे दिया गया है अलग से फोर्स। तो ये दो पोजीशन में से पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, विस्थापन कितना होगा। तो वेक्टर आर में वेक्टर आर जीरो को घटा दिया गया, वेक्टर आर में वेक्टर आर जीरो को घटा दिया गया है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जब घटाया गया तो वेक्टर आर कितना है 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप, माइनस ये वाला वेक्टर, ये वाला हमने इसमें से इसको घटा दिया, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये हमारा आ गया 2i में 2i घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0i कैप प्लस 0j कैप में 2j कैप घटेगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2j कैप। अब आगे माइनस 3k कैप में माइनस 2k कैप घटेगा, तो ये माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3k कैप में प्लस 2k कैप गया, तो माइनस k कैप बचेगा। तो इस प्रकार से हमने इसको घटाया। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको R0 और इसको R क्यों माना, इसको R0 मान लेते, इसको R मान लेते। इसको समझिए, कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ द फोर्स वेक्टर एफ इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट 2, 0, -3 अबाउट द पॉइंट। इतना इज गिवन बाई अबाउट द पॉइंट, तो इस पॉइंट के अबाउट, तो इसलिए R0 हो गया और ये हमारा R हो गया। इस पॉइंट के अबाउट ये इतने दूरी पर कोई पार्टिकल या किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, तो ये हमारा R0 हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। तो ये भी समझना है कि किसी को R0 और किसी को R क्यों माना, उल्टा क्यों नहीं माना, तो इसको समझना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए फिगर भी बनाया गया है। तो ये x है, ये y है, यहाँ पर ओरिजिन माना है, तो मान लीजिए R0 A पॉइंट पर है और वेक्टर R हमारा P पॉइंट पर है, तो ये हमारा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R0 हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट, और इस पर ये फोर्स लगा हुआ है वेक्टर F। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बता रहे हैं कि आप इतना बस समझ लीजिए कि इसको R0 क्यों माना, इसको R क्यों माना, फिर घटा करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। फाइनल में इनिशियल घटाया जाता है, अंतिम वाले में प्रारंभिक, ये घटा लिया। अब टार्क इक्वल टू होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, तो टार्क इक्वल टू I J K 3 लिखेंगे, फिर ऊपर वेक्टर R रहेगा, तो वेक्टर R ये निकल के आया है, I में 0 है, J में 2 है और K में -1 है। ध्यान दीजिए चिन्ह सहित लिखना है, तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद F वाला लिखना है, तो F हमको क्वेश्चन में दिया है,
तो I में 4 है, J में 5 होगा, K में -6 होगा। ये क्वेश्चन में हमको दिया है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में दिया, तो I में 4, J में 5, K में -6, 6 नहीं, चिन्ह सहित लिखना है, ध्यान देना। अब जब इसको लिख लिया हमने, इसको लिख लिया, तो उसी प्रकार से ब्रैकेट में बंद करना है, जैसे हमने आपको बताया है कि I लिख के ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस J लिख के ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस K लिख के ब्रैकेट बंद करेंगे। तो I में I वाले को छोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12, तो -12, और 5 एकम 5, तो -5 और बीच में माइनस रहेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा 5। इसमें देखिए ऐसे ऐसे गुणा किया। अब J वाले में उल्टा कर देंगे, तो J वाले में तो J वाले को छोड़ देंगे, तो अब ऐसे गुणा करेंगे, तो -4 और -6 में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया +0। अब K आ गया, तो K में अब K वाला छोड़ देंगे, तो अब इसको लिखेंगे, तो -5 में 5 0 में 5 का गुणा होगा तो 0, और 4 दूनी 8, तो -8, क्योंकि बीच में माइनस रहेगा। तो ये आ जाएगा 12, -12 में 7 गए, -7 I गए। अब -4 ये J है तो J कैप, या -8 K है तो K कैप, ये सब कैप में रहेगा। तो देखिए वही निकल के आ गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है फोर्स वेक्टर F = α I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप इज एक्टिंग एट ए पॉइंट वेक्टर R = 2I कैप माइनस 6J कैप माइनस 12K कैप। तो F दे दिया, R दे दिया। द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड इज। तो कह रहा है एल्फा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। तो एल्फा की किस वैल्यू के लिए कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड, केंद्र के अधीन संरक्षित रह गए, हमसे पूछ रहा है। तो हमको F और R दे दिया है, तो टाउ = R क्रॉस F से टाउ निकाल लेंगे, और इसके बाद टाउ = I अल्फा होता है, तो इससे हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं या I निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन द टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी 0। तो ध्यान दीजिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व की बात कर रहा है, यानी कोणीय संवेग संरक्षण। तो जैसे रेखीय संवेग संरक्षण यानी लिनियर मोमेंटम की बात करते थे, तो हम लोग कहते थे कि यदि किसी पिंड पर, जैसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम था जिसको जड़त्व का नियम कहते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो उसमें क्या था कि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर ही रहेगी, यदि गतिमान है तो सदैव गतिमान ही रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल आकर के उसकी स्थिति को बदल ना दे। तो जब तक कोई बाहरी बल किसी रेखीय गति में नहीं लगेगा, या बाहरी बल आघूर्ण यानी टार्क किसी कोणीय गति यानी एंगुलर वेलोसिटी में नहीं लगेगा, तब तक उसका अगर रेखीय गति है तो लिनियर मोमेंटम, और अगर कोणीय गति है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब है घुमाव वाला बल उस वस्तु पे नहीं लग रहा है, तो घुमाव वाला बल ही
बल आघूर्ण होता है। आघूर्ण का मतलब घूमना, बल का मतलब जो बल लगाया गया है। तो जिस बल से कोई वस्तु घूमने लगे उसको बलाघूर्ण कहते हैं। तो इसका मतलब चूंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो बल आघूर्ण 0 होगा, इसलिए वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ लगाया और टाउ की जगह हम लोग 0 रखेंगे। तो वेक्टर आर हमको दे दिया है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप एंड वेक्टर एफ इक्वल टू अल्फा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टाउ इक्वल टू लिखेंगे। तो पहले आर है तो ऊपर आर लिख देंगे। तो आई जे के कैप लिखा, आर लिख दिया 2 माइनस 6 माइनस 12 चिन्ह सहित। फिर एफ लिखा अल्फा 3 और 6, जैसे बताया था वैसे वैल्यू रखी। तो ये हमारा आ गया टाउ इक्वल टू माइनस जे कैप और ये आई तो है नहीं, तो आई का गुणा 0 से होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ये माइनस 36 और प्लस 36 0 हो जाएगा। तो ये जो है आई नहीं रहेगा, जे और के रहेगा। तो जे में माइनस जे कैप 12 प्लस 12 अल्फा है प्लस के कैप 6 प्लस 6 अल्फा है और टाउ इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब बाहरी बलाघूर्ण 0 है। तो इसको 0 रख दिया। तो जब 0 रख दिया तो ये आ गया 12 प्लस 12 अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा और 6 प्लस 6 अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि आई और जे और के अलग अलग एक्सिस हैं तो अलग अलग इनको हमने बराबर 0 कर लिया है क्योंकि ये अलग अलग एक्सिस की माप है। एक वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की, माइनस है तो माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फा की दो वैल्यू आ गई -1 और इसमें भी आ गई -1। तो 18 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा -1। कैसे हमने निकाला है इस बात को समझने का प्रयास करिए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। इसको करके देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है मास m मूव्स इन ए सर्किल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वेलोसिटी v0 एट रेडियस r0। कह रहा है एक द्रव्यमान m है, किसी सर्किल में घूम रहा है ऐसे ऐसे जैसा चित्र में दिखाया गया है और ये एक क्षैतिज प्लेन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, यानी जैसे मेज रखते हैं पृथ्वी के समांतर एक तरह से। कह रहा है द मास अटैच टू ए स्ट्रिंग विद पास थ्रू ए स्मूथ होल इन द प्लेन एज शोन। कह रहा है द मास इज अटैच टू ए स्ट्रिंग। यहाँ पर एक छेद है, इस छेद से नीचे रस्सी गई है, एक धागा गया है और इस धागे से ये मास m बंधा हुआ है, वही ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। कह रहा द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज ग्रेजुअली एंड फाइनली m मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r0/2। कह रहा है इतना टेंशन बढ़ा दिया जाता है, तनाव हम इसमें रस्सी में बढ़ा देते हैं कि ये जो मास m मूव कर रहा है, जो द्रव्यमान m सर्किल में चक्कर लगा रहा है, ये r0/2 रेडियस पर चक्कर लगाने लगता है। पहले r0 त्रिज्या पर चक्कर लगा रहा था, अब इसको इतना टेंशन बढ़ा दिया जाता है यानी खिंचाव उत्पन्न कर दिया जाता है इस रस्सी में कि अब ये m द्रव्यमान r0/2 रेडियस यानी त्रिज्या पर घूम रहा है। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू हमको बताना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए पीछे जब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उनका अगर रेखीय गति है तो रेखीय संवेग हमेशा कंजर्व रहता है। गतिज ऊर्जा नहीं कंजर्व रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, लेकिन रेखीय संवेग हमेशा कंजर्व रहता था, लिनियर मोमेंटम। तो उसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी जब होगी तो यहां भी हम लोग जो है
लॉ ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम r0 रेडियस पर जितना था उतना ही r0/2 रेडियस पर भी रहेगा, इसलिए mvr इक्वल टू mv डैश r डैश हो गया। एंगुलर मोमेंटम तो इस प्रकार से mvr इक्वल टू mv डैश r डैश हो गया। तो mm कट जाएगा और v की जगह v0, r की जगह r0 इक्वल टू यहाँ पर v हमको यहाँ पर v0 माना है तो यहाँ पर v मान लेते हैं और r डैश की जगह r0/2। तो ये हो गया v इक्वल टू 2v0 हो गया। ये पहले और बाद के वेलोसिटी में रिलेशन निकल आया। अब देखिए, अब पहले की काइनेटिक एनर्जी तो k0 मान लिया, बाद की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को k मान लिया। तो पहले वाली हाफ m v0 का स्क्वायर हो जाएगा अपान बाद वाली हाफ m v स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हाफ m कट जाएगा तो v0/v का होल स्क्वायर। तो k अपान k0 इक्वल टू v0 हमारी यहाँ पर देखिए v बराबर 2v0 है, यानी v हमारी v0 से 2 गुना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि v0 की जगह 2v0 रख देंगे, 2v रख देंगे। v0 की जगह 2v, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 होना चाहिए था। v0 बराबर 2v है तो ये v0 की जगह 2v रख देंगे और ये नीचे v हो जाएगा, v हो जाएगा, v है नीचे। अच्छा, इसको उल्टा कर दिया, ठीक, इसको उल्टा कर दिया है, k0 को नीचे ले गया है तो ये हाफ m कट जाएगा और ये पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ये v ऊपर आ जाएगा, v0 नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि v0 इक्वल टू 2v0 है तो v की जगह 2v0 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2v0 अपान v0 का होल स्क्वायर। तो v0 कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से k बराबर, अब ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, k0 इधर आ जाएगा तो 4k0 हो जाएगा, यानी 2mv0 स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि k0 की जगह हाफ mv0 का स्क्वायर रखेंगे तो हाफ, ये 2 से ये 4 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 और mv0 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 2mv0 स्क्वायर हो जाएगा। तो अंतिम k हमारी गतिज ऊर्जा 2mv0 स्क्वायर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2mv0 स्क्वायर, ए वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स पॉइंट। अब ध्यान देना है, जो 19वां नंबर क्वेश्चन है तो इसमें 2 स्थितियां बन रही हैं, m सेम है। तो हमने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया, तो कहाँ कौन सी चीज लागू करेंगे ये आपको समझने की जरूरत है। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। तो कह रहा है कि अगर एक द्रव्यमान को किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर ऐसे रोटेट किया जाए यानी घुमाया जाए तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी हमसे पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो जहाँ पर वेक्टर है तो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। तो क्रॉस जब हम निकालते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए कोई ये x एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, तो ये x वेक्टर है, मान लो ये y वेक्टर है। तो अगर x और y का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे
तो यहाँ पर पेन खड़ा करेंगे, तो पेन जब खड़ा करेंगे तो ये हमारे इस कागज के प्लेन के लंबवत या तो हमारी तरफ होगा या इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा। तो किसी मेज पर, ये मेज है मान लीजिए, तो इस मेज पर अगर हम किसी पार्टिकल को रोटेट करा रहे हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर को होगा या तो नीचे को होगा। और कैसे पता करेंगे कि ऊपर को होगा कि नीचे को? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि किसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो वो बाहर की ओर निकलता है, मेज में धंसता नहीं है, बाहर को निकलता है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम की दिशा ऊपर को होगी। और अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो किसी भी स्क्रू को, पेंच को ऐसे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो धंसता चला जाता है मेज में, तो अंदर की ओर होगी परपेंडिकुलर कागज के प्लेन में। तो ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इस एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। तो ये नहीं बता रहा कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बस इतना हमें पता है। तो ये लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक ना। तो 20 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लीजिए। तो देखिए 20 का ए विकल्प करेक्ट है। यहाँ फिगर बना के दिखाया गया है कि अगर वेलोसिटी इस तरह है और ये रेडियस इस तरह है तो एंगुलर मोमेंटम एल इस तरह परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। तो व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो जिस प्लेन पे रोटेट कर रही है बॉडी उससे 90 डिग्री ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर, कुल मिला करके लंबवत होगा। ये बात हमको ध्यान रखना है। तो 20 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। तो 20 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।